नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार आप सभी का प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसमें जो वैकेंसी आती है आपको टेक्नीशियन के लिए, असिस्टेंट लाइनमैन के लिए, स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए और साथ ही साथ विद्यार्थियों जूनियर लाइनमैन के लिए, इन सारे पदों पर जो वैकेंसी आती है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आज दूसरा सेट लेकर मैं आपके बीच आया हूं। और मैंने आपसे कहा था कि सारे सेट जो प्रीवियस 2018 में एग्जाम हुए थे उनके पूरे क्वेश्चंस का मैं विश्लेषण आपके बीच रखूंगा। तो आज मैं उसी चरण में, आज दूसरे चरण में आपके बीच हूं और फिर इसी तरह से चरणबद्ध तरीके से कंप्लीट जो सॉल्यूशन है आपको बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चंस का, वो मैं आपके बीच रखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सीरीज आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए हम प्रश्नों के सिलसिले को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज पहला प्रश्न क्या है। छात्रों, आज जो हमारा 11वां प्रश्न है 10 के बाद, वो है किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में, किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। अंग्रेजी में अगर देखें, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ए सर्किट ब्रेकर द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर ऑब्टेन्ड ऑन सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट। क्या क्या रीडिंग प्राप्त हुई थी? अब जो भी रीडिंग प्राप्त हुई थी उस आधार पर आपसे कहा गया है कि व्हाट इज इट्स एवरेज ट्रिपल आरवी, यानी इसका औसत ट्रिपल आरवी क्या है। अब बड़ा सवाल यह होता है कि ट्रिपल आरवी क्या होता है। तो आइए जरा हम बात कर लें। ट्रिपल आरवी का पूरा नाम होता है रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। छात्रों, ये क्या है? रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये कौन सी वोल्टेज होती है? ये वो वोल्टेज होती है जो हमारे सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट पर, आप ध्यान देंगे, ये वो वोल्टेज होती है जहां सर्किट ब्रेकर संपर्क में होता है। उस संपर्क के स्थान पर जब आपकी आर्क विलुप्त हो जाती है, यानी आर्क का एक्सटिंक्शन हो जाता है, उस समय जो ट्रांजिएंट वोल्टेज हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल आरवी कहते हैं। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि ट्रिपल आरवी क्या होता है। अब जब ट्रिपल आरवी के बारे में आपने इतना जाना तो मैं आपको यह भी बता दूं कि किसी भी सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिपल आरवी होता है वह निर्भर दो बातों पर करता है। पहला, एक तो सर्किट की परिस्थिति पर करता है। किस पर करता है साथियों? सर्किट की परिस्थिति, यानी सर्किट की क्या सिचुएशन है, ठीक है, सर्किट की सिचुएशन पर निर्भर करता है। और दूसरा जो है साथियों, दूसरा जो है यह आपके पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। आप जानते हैं ना पावर फैक्टर क्या होता है? जो हमारी कोसाइन एंगल होती है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसी को पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है। और इसी शक्ति गुणांक का जो दूसरा परिमाण है वो इस रूप में भी व्यक्त करते हैं साथियों, रेसिस्टेंस बाय इंपीडेंस, यानी प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो रेशियो है उसे भी हम शक्ति गुणांक कहते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, हमने क्या कहा कि एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के रेशियो को, ठीक है, यानी सक्रिय शक्ति और कुल शक्ति का जो अनुपात होता है हमारे विद्युत सामग्रियों में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारे संसाधन है उसमें, उसे भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। और इतना ही नहीं मित्रों, पावर फैक्टर का, शक्ति गुणांक का एक और निरूपण होता है किलोवाट बाय केवीए रेटिंग। क्या होता है? किलोवाट बाय केवीए रेटिंग, उसको भी पावर फैक्टर कहते हैं। तो हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा सवाल था कि ट्रिपल आरवी कैसे कैलकुलेट होगा। तो छात्रों, ट्रिपल आरवी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ट्रिपल आरवी इक्वल टू, इसका मान होता है टाइम द पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, यानी पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान, यानी पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मान भी बटा पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने में लगा समय। तो यानी इसमें जो समय लगा यानी टी, यानी V बटा टी। अब आपके पास देखिए तो V हमारा कितना दिया हुआ है? V का मान है 125 किलो वोल्ट। जो हमारी पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो 125 किलो वोल्ट है।
और आपकी जो वहां तक पहुंचने में समय लग रही है वो 50 माइक्रो सेकेंड लग रही है, यानी आपका टाइम टी कितना है साथियों, 50 माइक्रो सेकेंड है। तो चलिए इस फॉर्मूले पे वैल्यू को रखते हैं, यानी 125 बटा कितना हो गया 50, है ना। तो 125 आपका कैसे है, यूनिट क्या है इसका, किलो वोल्ट में, और 50 आपकी क्या है, माइक्रो सेकेंड में है साथियों। तो क्या हो जाएगा, आप अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हल करते हैं, तो आपको हल करने के बाद मिलेगा 2.5 किलो वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड। यहां से एक और बात स्पष्ट हो जाती है, ठीक है, कि हमारी जो ट्रिपल आरबी है, ट्रिपल आरबी का एसआई मात्रक क्या हो गया, यहां से किलो वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड, क्या हो गया, किलो वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड। तो आप जरा देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 2.5 किलो वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड है। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन बी क्या है साथियों, 2.5 किलो वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, 2.5 किलो वोल्ट प्रति माइक्रो सेकेंड। ओके, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटके से मुक्त है, यानी किस वायरिंग सिस्टम में अगर हम उसके संपर्क में जाते हैं या उसके करीब पहुंचते हैं हमें विद्युत का झटका महसूस नहीं होता है, वो कौन सा वायरिंग सिस्टम है जो हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी बेहतर है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, इंग्लिश में इसी प्रश्न को कहा गया, द वायरिंग सिस्टम व्हिच इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू फील इलेक्ट्रिक शॉक विद द हेल्प ऑफ सच वायरिंग। तो ऐसी कौन सी वायरिंग है जिसकी मदद से या जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, वो है आपका प्रश्न। तो देखिए मित्रों, ये आपके सामने एक तस्वीर दिख रही है, मैं इस तस्वीर के बारे में आपको बता रहा हूं। ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है, जिस पोर्शन में, ठीक है, जो अंदर का हिस्सा है, जिस हिस्से में हम क्या करते हैं, वायर को फंसा कर रखते हैं, यानी वायर को होल्ड करके रखते हैं, वायर को होल्ड करके रखते हैं, फंसा करके रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, केसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, उसे केसिंग कहते हैं। और केसिंग के अंदर जब वायर आपकी होल्ड हो गई, फिक्स हो गई, उसके अंदर सेट हो गई, उसके ऊपर से जो कवर लगाते हैं उसको ढकने के लिए, वो कवर आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, उसे कैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कैपिंग कहते हैं। तो नीचे हो गया केसिंग, बेस हो गया केसिंग का, और उसके ऊपर में ये वायर रख दिया और उसके ऊपर से ऐसे ढक्कन लगा दिया। अब देखिए तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंदर में वायर ढक चुका है, ठीक है कि नहीं। तो भीतर वाला पोर्शन केसिंग है जिसमें फिक्स होगा, ऊपर वाला पोर्शन कवर कर रहा है वो केपिंग है, यानी केसिंग और कैपिंग। और इस तरह की जो वायरिंग होती है उसे केसिंग और कैपिंग वायरिंग कहते हैं। अब देखिए हमने घर में इसका इस्तेमाल किया है, जो आपका घर है, जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन है, वहां पर देखिए हमने जो वायरिंग की है, क्या है, नीचे दीवार के ऊपर हमने क्लिप, ठीक है, वॉल के ऊपर हमने क्या किया है, बेस लगाया है जिसको क्लिप कह रहे हैं। और क्लिप के अंदर ये देखिए रेड, ग्रीन, रेड और व्हाइट कलर की वायर आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है साथियों। और ये सारी वायर को यहां पर क्लिप के माध्यम से फंसाया गया है, इसके अंदर सेट किया गया है, होल्ड किया गया है, ठीक है, अटैच किया गया है। अब जब इसके अंदर वायर होल्ड हो गई है तो उसके ऊपर देखिए चैनल कवर है। क्या है साथियों, चैनल कवर है, और ये चैनल कवर से हम इसको ढक देते हैं। तो यही चैनल कवर आपकी क्या है, कैपिंग है। और जो भीतर वाला आपका पोर्शन क्लिप था वो केसिंग था। और आप देख रहे हैं ना, ये यहां का पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन कितना सुंदर दिख रहा है ना, कहीं कोई वायर बाहर नहीं निकली हुई है। तो आपको मैं बता दूं, केसिंग और कैपिंग वायरिंग जो होती है इसमें बिजली का झटका बिल्कुल नहीं लगता है, समझ गए। केसिंग और कैपिंग वायरिंग में बिजली का झटका बिल्कुल नहीं लगता, इलेक्ट्रिक शॉक बिल्कुल भी हमें यहां ऑब्जर्व नहीं होती है। और दूसरी बात यह ध्यान रखेंगे कि यह दिखने में भी सुंदर होता है। साथ ही साथ घरेलू कार्यों में, अपने घर में हम सबसे ज्यादा इसी तरह की वायरिंग का प्रयोग करते हैं। और अलग ये सारी बातें जानने के बाद आप समझ गए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केसिंग और कैपिंग वायरिंग बिजली के झटके से बिल्कुल मुक्त होती है, समझ गए। चलते हैं आगे और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए कितना जबरदस्त है। अंतरराष्ट्रीय मानक आईईसी, अंतरराष्ट्रीय मानक आईईसी 60601, ये सारे जो है ना इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आपका जो है इंटरनेशनल काउंसिल है। तो इंटरनेशनल काउंसिल के माध्यम से
इलेक्ट्रिकल के लिए जो कुछ मानक तैयार किए गए कि यह स्टैंडर्ड आपको रखना पड़ेगा सिस्टम के लिए, तो उसके अनुसार हमारा जो अर्थ लीकेज करंट है, उसके अनुसार हमारा अर्थ लीकेज करंट है वो कितना होता है। ठीक है, उसके अनुसार हमारा अर्थ लीकेज करंट कितना होता है। तो आइए देखते हैं छात्रों, हमारा अर्थ लीकेज करंट का मान जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम इस बात को समझते हैं। और जब अर्थ लीकेज करंट का मान ज्यादा हो जाएगा तो जो भी व्यक्ति वहां काम करेंगे, ठीक है, या उसके करीब पहुंचेंगे, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के करीब पहुंचेंगे, उनको बहुत तकलीफ होगी, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उनके जान का खतरा बना रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसी गलती करने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, और ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका जो यह सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, ये जो आपकी मोटर है साथियों, तो इस सिंक्रोनस मोटर के साथ या जनरेटर के साथ जो भी डिवाइस हम इसके लिए इस्तेमाल करें, तो उसका हमने क्या किया, प्रॉपर इसका हमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किसके साथ रखना पड़ेगा, अर्थ के साथ रखना पड़ेगा। अगर अर्थ के साथ इसका कनेक्शन हमने नहीं रखा और फिर इसकी जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वह इंसुलेशन अगर कमजोर है, अगर अर्थ वायर के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका इंसुलेशन कमजोर है, तो उससे भी शॉक लगता है, उससे भी हल्का झटका महसूस होता है। इसलिए बेहतर क्वालिटी का इंसुलेटर का प्रयोग करना हमारे लिए जरूरी होता है। और दूसरे नंबर पर कि अर्थ के साथ उसका कनेक्शन करना भी जरूरी होता है, ताकि आपकी लीकेज करंट जो है वो न्यूनतम से न्यूनतम रहे। तो अंतरराष्ट्रीय मानक ने कितना निर्धारित किया है कि कम से कम कितना रहना चाहिए, तो छात्रों मैं आपको बता दूं, न्यूनतम 1 मिली एम्पियर की करंट जो है वो लीकेज करंट के रूप में स्वीकार की गई है अंतरराष्ट्रीय मानक के हिसाब से। अगर 1 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट होती है तो वह हमारी लीकेज करंट जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वैसी परिस्थिति में उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का उपयोग करना हमें नहीं चाहिए, और ऐसे जगहों से हमें अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। समझ गए, चलते हैं आगे। तो हमारा उत्तर जो है वो कौन सा हो गया, 1 मिली एम्पियर हो गया। अब आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि 1 मिली एम्पियर को क्यों रख लिया, तो 1 मिली एम्पियर इसलिए रखा गया मित्रों, क्योंकि 1 मिली एम्पियर की करंट जो है वह बहुत ज्यादा नुकसान हमें नहीं कर सकती है, और वह बहुत नेग्लेजिबल मात्रा में है, उतना को हम सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा करने का प्रयास नहीं करना है। हमारी पूरी कोशिश रहे कि लीकेज करंट बिल्कुल भी नहीं हो, और जीरो करंट अगर हो तो जीरो लीकेज करंट हो, यानी एकदम लीकेज करंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला कर्तव्य है। समझ गए, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो या फिर हमारे इंजीनियर हो, सभी की जान कीमत है, या कोई आम आदमी है, तो लीकेज करंट के कारण किसी के जान का नुकसान हो जाए ये कहीं से उचित नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। तो छात्रों, हमारा अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के लिए एक अलाभ है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक गुण नहीं है, एक डिमेरिट है। तो क्या डिमेरिट है जरा देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए डिसएडवांटेज, क्या है साथियों, डिसएडवांटेज ऑफ एन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। मित्रों आपको मैं बता दूं कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है उसे साधारण रूप से ABCB भी कहा जाता है। ए से एयर, बी से ब्लास्ट, सी से सर्किट और बी से ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये क्या करती है, जब कोई एक्सेस करंट, जब बहुत ज्यादा निर्धारित मान से काफी ज्यादा मात्रा की विद्युत धारा जब हमारे चालक तार से प्रवाहित होने लगती है, तो सर्किट ब्रेकर अपने हेल्दी सेक्शन को हमारे बाकी यंत्रों की सुरक्षा के लिए पथ को, रास्ते को ब्रेक कर देती है, डिस्कनेक्ट कर देती है। और जब आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आपकी जो एक्सेस करंट थी, जो अधिकतम धाराएं थी, वो हमारे हेल्दी हिस्से की तरफ, स्वस्थ हिस्से की तरफ नहीं पहुंच पाती है, और हमारा यंत्र सुरक्षित रहता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम सुरक्षित रहता है। तो सर्किट ब्रेकर का सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा योगदान है। हम पावर सिस्टम इस पर बहुत विशेष चर्चा आपके साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारा कितने प्रकार का सर्किट ब्रेकर होता है, किसका क्या फंक्शन है। अभी यहां पर हम देख रहे हैं साथियों एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। तो जब बात एयर ब्लास्ट की हो गई तो निश्चित रूप से यह बात आपके दिमाग में आता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने किसी भी डिवाइस का जो नाम रखा है ये उसके काम के आधार पर रखा है। ये ध्यान देंगे, मनुष्य का जैसा नाम होता है वैसा काम वो शायद करता हो, लेकिन जो वैद्युतिक यंत्र है
वह जैसा काम करता है वैसा ही उसका नाम भी होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें एक एयर रिजर्वायर होता है, यानी इसे वायु संपीड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु संपीड़क कहते हैं। ठीक है, इसमें हवा भरी रहती है साथियों। उसके बाद ये देखिए ऑपरेटिंग रॉड यहां लगा हुआ है। क्या कनेक्टेड है? ऑपरेटिंग रॉड कनेक्टेड है। और इस वाले हिस्से एयर रिजर्वायर वायु संपीड़क का जो हिस्सा है, और ये ऊपर जो आपके पावर केबल का कनेक्शन का हिस्सा है, उसके बीच में आर्किंग हॉर्न लगा हुआ है। ये आर्किंग हॉर्न जो है उसके बीच एक इंसुलेटिंग लेयर बनाता है, जो हॉलो इंसुलेटर की असेंबली से बना होता है। और आप जानते हैं इंसुलेटर का काम पावर केबल और अर्थ के बीच के संपर्क को क्या करना है? नहीं बनने देना है, बनने से रोकना है। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं, ये हिस्सा, यही आपका कनेक्शन फॉर करंट है, यानी धारा का इसी जगह संपर्क होता है। और दो आर्क चेंबर होते हैं इसमें, डबल आर्क एक्सटिंक्शन चेंबर होता है। आर्क को समाप्त करने के लिए हम यहां डबल चेंबर लगाते हैं, एक इधर है एक इधर है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इसका कनेक्शन रहता है। और रेजिस्टेंस स्विचिंग यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं। रेजिस्टेंस स्विचिंग यूनिट के माध्यम से क्या होता है कि आपकी करंट को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि जब अचानक से स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन या ऑफ होता है, तो खास करके ऑफ करने के दौरान हमें सावधानी रखनी पड़ती है, उस दौरान आपका आर्क नहीं उत्पन्न हो। इस वजह से यहां पर करंट को लिमिट करने के लिए भी हमने क्या किया है? रेसिस्टेंस का यूज कर लिया है। अब जरा देखते हैं साथियों कि यह जो आपकी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, यह कितनी कैपेसिटी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो छात्रों ये ध्यान देंगे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर 132 किलो वोल्ट से लेकर 400 किलो वोल्ट के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और दूसरी बात आपको बता दूं, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, साथियों इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो है, ब्रेकिंग क्षमता, वो कितनी होती है? इसकी ब्रेकिंग क्षमता 7500 किलो वोल्ट एम्पियर होती है। दो बात एकदम याद रखेंगे, 132 किलो वोल्ट से लेकर 400 किलो वोल्ट तक प्रयोग में लिया जाता है। और दूसरी बात, इसकी ब्रेकिंग क्षमता 7500 केवीए होती है। बस दिक्कत इस बात की है, दिक्कत इस बात की है कि इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग लगने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से क्या होता है साथियों? आग लगने का खतरा बना होता है। तो हमारा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे इन प्रश्नों को। और ये यकीन मानिए कि असिस्टेंट लोको पायलट और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है, दोनों का स्तर समान नहीं होता, दोनों के स्तर में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, और ये भी आप यकीन रखिए कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आईटीआई के पार्ट 2 से ही सिर्फ होते हैं, और एएलपी में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यहां पर पार्ट 2 को पढ़ना है, और पार्ट 2 में आपको मशीन, पावर सिस्टम, इल्यूमिनेशन, ये सारी चीजें आपको यहां पर विशेष रूप से पढ़ाई करनी है। इस वजह से मैं आपको फोकस कर रहा हूं, ताकि आप अपनी तैयारी जब करेंगे तो आप जी जान से लग जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा तब हम प्रिपरेशन करें, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि 1-1.25 महीने का गैप मिलता है, और 35-40 दिन के गैप में आपकी तैयारी उतनी हो जाए कि आप 50 अंक स्कोर कर सकेंगे, ये थोड़ा संशय वाली बात है। इसलिए आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप जो है समय न गवाएं और अपने प्रिपरेशन को शुरू कर दें और जम के पढ़ाई करें, क्योंकि क्वेश्चन पे पकड़ होना जरूरी है, उसके लिए कंसेप्ट का ज्ञान होना जरूरी है। और आप देखिए यहां हम बताते हैं आगे कि एक इंडक्शन मीटर ड्राइव में वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, यानी आपकी वोल्टेज भी वेरी कर रही है, परिवर्तित हो रही है, और आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, आवृत्ति भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब हुआ क्या मेरे साथ दिक्कत कि रिएक्टिफिकेशन अनियंत्रित हो गया। रिएक्टिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया होती है? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम एसी को डीसी में बदलते हैं। ठीक है, अगर आपकी एसी में विद्युत धारा है उसे आप डीसी में बदल देते हैं, तो यही प्रक्रिया रिएक्टिफिकेशन कहलाती है। और हमारी रिएक्टिफिकेशन की प्रक्रिया क्या हो गई? यहां पर बाधित हो गई। अब कहा जा रहा है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो हमारा जब ये प्रक्रिया डैमेज कर गया, ऐसा कौन सा यंत्र लगाएंगे कि आपकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों कंट्रोल हो जाएगी और दोनों फिक्स हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। यानी वोल्टेज भी आपको फिक्स चाहिए और आपको फ्रीक्वेंसी भी क्या चाहिए? फिक्स चाहिए। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? तो साथियों इंग्लिश में मैंने कहा वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फॉर एन इंडक्शन मोटर ड्राइव इफ रिएक्टिफिकेशन इज अनकंट्रोल।
our rectification is not in control, the voltage and frequency can be controlled in। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कैसे नियंत्रित की जाएगी? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, ये सामने जो तस्वीर दिख रही है ये पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर है। पीडब्ल्यूएम क्या होता है? पीडब्ल्यूएम से तात्पर्य होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर पर आधारित जो हमारा इन्वर्टर है, इसमें आप देख रहे हैं इंटीग्रेटर सर्किट लगा है, कंट्रोलर सर्किट लगा है, कंपैरेटर लगा है, फिर कंट्रोल कैबिनेट है आपको पीडब्ल्यूएम का, फिर हमने मॉसफेट का यूज किया है, आईजीबीटी का यूज किया है। ठीक है, मॉसफेट का पूरा नाम होता है साथियों मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है पूरा नाम? मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है साथियों, तो इन सभी कंपोनेंट का हमने यूज किया है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट है, और उनके सभी की असेंबली से आपका पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर बनता है। और इस इन्वर्टर की मदद से हम क्या करते हैं? फिक्स वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं इन्वर्टर का मुख्य काम क्या है। इन्वर्टर का मुख्य काम है साथियों डीसी को एसी में बदलना। यहां दो बातें मैंने बताई, याद रखेंगे। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। अब यह जो पीडब्ल्यूएम पर आधारित इन्वर्टर होता है, यह हमारे सामान्य इन्वर्टर से बहुत सुपीरियर होता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और इसके द्वारा हम जो वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं वह 110 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, 110 वोल्ट एसी से लेकर 230 वोल्ट एसी तक हम इसको फिक्स करके सेट कर देते हैं। आपको जितनी जरूरत है, यानी लोड जैसी है उस हिसाब से इस मान तक हम वोल्टेज को सेट कर देते हैं। ठीक है, हमें 110 की जरूरत है तो 110 पे फिक्स हो गया, 230 की जरूरत है 230 पे फिक्स हो गया, 150 की जरूरत है 150 पे फिक्स हो गया। तो ये रेंज है इसका 110 से 230 के बीच में, आप जितना पर चाहे उतना पर फिक्स कर सकते हैं, और ये बिल्कुल वैसा आउटपुट आपको देता है। तो इसलिए मित्रों इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर। ठीक है, इसकी मदद से हम फिक्स वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारा 16वां प्रश्न है युवा साथियों, ओवरहेड कंडक्टर। ओवरहेड का मतलब जो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, यानी आपकी ये पोल है और ये ऊपर से जो वायर जाती है ना मित्रों, यही आपकी क्या है? ओवरहेड कंडक्टर यानी चालक। ठीक है, यही आपकी ओवरहेड कंडक्टर यानी चालक है। और ये आपका क्या है साथियों? ये आपका पोल है। ये आपका क्या है? पोल है, विद्युत का पोल है, स्तंभ है। ठीक है, और नीचे हमारी ये अर्थ हो गई, धरती हो गई, पृथ्वी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए, क्योंकि जब इसमें कंडक्टर हम सेट करते हैं तो आपकी कंडक्टर बिल्कुल टाइट होती है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसे झूलता हुआ कंडक्टर लगा रहे। ठीक है, क्योंकि झूलता हुआ कंडक्टर जो है उसको सैग कहते हैं और हिंदी में उसे झोल कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पावर सिस्टम शक्ति तंत्र पढ़ाने के दौरान। तो ऐसा होना हमारे लिए उचित नहीं होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी कंडक्टर कैसी रहे? टाइट रहे, बिल्कुल सीधी रहे। वैसा करने पर आपका जो पोल है उसमें झुकाव आ जाता है, यानी वो आगे की तरफ खिंचाव उसमें आ जाता है। तो जब आगे की तरफ खिंचाव होगा तो फिर पोल आपका टूटने का चांस रहेगा। तो हम करते क्या है, तो पोल को खिंचाव से बचाने के लिए इस तरफ से मेरा कंडक्टर जुड़ा है तो अपोजिट साइड से उसके अपोजिट में हम एक वायर जोड़ देते हैं। तो यानी यह जो पोल था इसके बिल्कुल विपरीत में ऐसा करके जमीन के साथ ऐसे हम एक वायर जोड़ते हैं। ये जो वायर जोड़ते हैं ये आपके ओवरहेड कंडक्टर को, इस चालक को भी क्या करता है? कस के रखता है, उसको भी टाइटली फिट करके रखता है, और साथ ही साथ हमारे पोल को भी झुकने से बचाता है। इसी को हम क्या कहते हैं साथियों? स्टे वायर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टे वायर कहते हैं, जो आपको इस तस्वीर में दिख रही है। ठीक है, यहां पर आप गौर से देखिए, सभी लोगों ने देखा होगा, ये नीचे कंक्रीट का शेड है या हमारी अर्थ ही है मान लीजिए, और उसके नीचे देखिए ये नीचे से एक रॉड जैसा आया हुआ है जिसको स्टे रॉड कहते हैं, और उस रॉड में नट बोल्ट लगाने का, यानी नीचे वाला जो है ना आपका नट के शेप का रहता है और ऊपर से हम बोल्ट उसके ऊपर कस देते हैं। तो नट के अंदर हमने क्या कर दिया?
ये जो आपकी पोजीशन देख रहे हैं, ये वाली दो एल्युमिनियम वाली जो सेट है उसको स्टेबो कहते हैं। वो इस तरह से रहता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका यू शेप में रहता है और उस स्टेबो के बीच में यहां पर नीचे में हल्का सा छिद्र होता है। उस छिद्र को हम क्या करते हैं, इस रॉड के अंदर, स्टे रॉड के अंदर फंसा देते हैं और फंसाने के बाद ऊपर से हम वोल्ट से उसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। और टाइट करने के बाद अब फिर इसमें हुक के रूप में ये थिम्बल कहलाता है। ये क्या है छात्रों, थिम्बल। तो यानी थिम्बल के माध्यम से आपकी ये स्टे वायर ऐसे कनेक्टेड होती है और यह भी जो स्टे वायर होती है ये ACSR ही होती है, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। जो ओवरहेड में कंडक्टर का प्रयोग करते हैं ना, वो क्या होती है, ACSR होती है, यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, यानी बीच में स्टील और उसके चारों तरफ से एल्युमिनियम रहता है आपका, ठीक है। तो छात्रों आप समझ गए कि स्टे वायर का काम क्या है। तो स्टे वायर का काम है आपके ओवरहेड कंडक्टर को कस करके रखना, साथ ही साथ पोल को खिंचाव से बचाना, और यह पोल के विपरीत दिशा में लगा होता है और उसका कनेक्शन कैसे होता है वो हमने समझा दिया। अब एक छोटी सी बात और आपको हम बता दें, जो धरती से अर्थ के साथ इस पोल को फिट करने के लिए यहां जो वायर लगाते हैं स्टे वायर, तो इसके बीच का जो कोण होता है वो लगभग 45 डिग्री का रखा जाता है, ठीक है। 45 से 60 डिग्री तक वेरी करता है, निर्भर करेगा कि हमारी जमीन कैसी है, कैसा परिस्थिति है, वो वहां पर इंजीनियर जो हमारे होते हैं वो निर्धारित करते हैं। लेकिन सामान्यतः हम लोग 45 डिग्री पर ही अर्थ से उसका एंगुलर पोजीशन को सेट करके रखते हैं। और दूसरी सावधानी वाली बात यह है कि यदि आपका स्टे वायर जो है, यहां यदि आपने इंसुलेटर नहीं लगाया, यानी इस जगह पर आपने इंसुलेटर नहीं लगाया, तो क्या होगा कि इंसुलेटर यदि आपने यहां नहीं लगाया तो आपका जो पावर कंडक्टर है उसके माध्यम से करंट इस स्टे वायर से होकर आने लगती है। इसीलिए हम ऐसा होने से बचाना चाहते हैं, हम कभी भी बिना इंसुलेटर के स्टे वायर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि इसके साथ अर्थ का संपर्क हो जाएगा तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने लगेगा। कौन सा फॉल्ट होगा साथियों, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। और आप ये ध्यान रखिए कि ओवरहेड ट्रांसमिशन में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये 70% होता है। सबसे ज्यादा इसी कारण लॉस होती है, सबसे ज्यादा इसी कारण हमारे लाइन में दिक्कत आती है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि फॉल्ट हमारी हो, समझ गए कि नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे फॉल्ट हो, इसलिए हम यहाँ इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं और तब जाकर के हम स्टे वायर लगाते हैं। तो मुझे लगता है कई सारी जानकारी मिल गई। तो अब तो आप बहुत हंसते हंसते उत्तर दे सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। वह वायर जो खिंचाव से बचाने के लिए विपरीत दिशा में लगा होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, स्टे वायर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, स्टे वायर कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, सिंगल कोर केबल के परावैद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल यानी स्ट्रेसेस लगभग 50 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है, और जो न्यूनतम है वो 10 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है। वो कितना है, 10 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है यदि कंडक्टर का व्यास कितना हो, यदि कंडक्टर का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है तो इंसुलेशन की मोटाई बताइए, ठीक है, यानी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस in the dielectric of a single core cable are 50 kilovolt per cm and 10 kilovolt per centimeter respectively. If the conductor diameter is 2.5 centimeter, the insulation thickness is okay. तो आइए जरा हम देखते हैं, ऐसे प्रश्न जो हैं ये केबल से संबंधित प्रश्न हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी केबल है उससे संबंधित प्रश्न है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, केबल में 2 डायामीटर होता है, एक कोर का डायामीटर होता है, कंडक्टर का डायामीटर होता है, और दूसरा जो डायामीटर होता है वो उसके ऊपर इंसुलेशन लगाने के बाद जो टोटल की टोटल केबल होती है उसका डायामीटर होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले देखिए कि आपको कोर का डायामीटर कितना दिया है, ठीक है। कोर डायामीटर जो डी है उसका मान 2.5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको उसके बाद क्या दिया, इसने अधिकतम प्रतिबल यानी जी मैक्सिमम, ग्रेडियंट मैक्सिमम जो है
वो आपका कितना दे दिया, 50 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए जी मिनिमम ये आपको कितना दिया है, ये आपका 10 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है छात्रों, टोटल डायमीटर हम निकाल लेते हैं। जब टोटल डायमीटर, टोटल व्यास निकाल लेंगे तो टोटल व्यास में से इसको माइनस करके हम आराम से क्या कर सकते हैं, तो मोटाई निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है साथियों, D बराबर, कैपिटल D बराबर जी मैक्सिमम बटा जी मिनिमम गुना स्मॉल d। तो आइए, जी मैक्सिमम आपका 50 है, जी मिनिमम आपका 10 है, और गुना 2.5 कर दीजिए, क्या हो गया, ये 50/10 करिएगा तो 5 होगा, यहां 2.5, इसको गुना करिए 12.5 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो आपकी टोटल डायामीटर है, टोटल व्यास है हमारे केबल का, वो 12.5 आ गया। अब हमको क्या करनी है, मोटाई निकालनी है, यानी केबल की मोटाई क्या निकालनी है साथियों, केबल की मोटाई यानी थिकनेस। ठीक है, केबल की मोटाई यानी थिकनेस। तो थिकनेस का फॉर्मूला होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2। तो कैपिटल D देख लीजिए 12.5 है, स्मॉल d आपका कितना है, 2.5 है, बटा 2 कर दीजिए, यानी आपका 10/2, यानी क्या हो गया छात्रों, 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए तो कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है छात्र जी, आप ये ध्यान रखेंगे कि केबल को पढ़ते समय सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल्स भी आपको बनाना जरूरी है। और जब तक आप ये ग्रेडियंट को नहीं समझेंगे, कोर का डायमीटर नहीं समझेंगे, उसके बाद आप टोटल डायमीटर के रिलेशन को नहीं समझेंगे, तो प्रश्न को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ट्रेड को जब भी पढ़िए गंभीरता के साथ पढ़िए, हवा में पढ़ने का कोई ये सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो कई तरह की दिक्कतें जो है वो हो जाती हैं, चयन में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोटर में जब भी इंसुलेशन करते हैं तो आर्मेचर का जो कोर होता है हमारा, ठीक है, ये मोटर का कोर हो गया, ये भीतर का जो सेक्शन होता है जो शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, और आर्मेचर में ध्यान दीजिएगा यही रोटेट भी होता है, मोटर का जो आर्मेचर है यही घूमता भी है, यह घूमने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें जो कंडक्टर आपके लगे होते हैं या फिर जो आपका स्लॉट लाइनर और वेज होता है, उसके बीच में आपका थोड़ा सा पोर्शन इंसुलेशन का निकला रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो साथियों उसको पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैकिंग स्ट्रिप कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग स्ट्रिप कहते हैं। और जो हमारा पैकिंग स्ट्रिप है उसके बारे में ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल का हम यूज करेंगे, वह इंसुलेटिंग मटेरियल निश्चित रूप से कैसा होना चाहिए, उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसका ध्यान रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, साथ ही साथ उसकी यांत्रिक स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, यांत्रिक स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये दोनों क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। समझ गए कि नहीं, क्या होना चाहिए, उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, तभी हम उस पदार्थ का प्रयोग करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में। और आजकल अभी के समय में सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तो हम सबसे ज्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, अब हम लोग फाइबर ग्लास टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइबर, अब हम लोग फाइबर ग्लास टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं और माइका का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फाइबर ग्लास टेप और माइका का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइका के बारे में एक अद्भुत जानकारी आपको दे दें कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को माइका प्रदान करता है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में 80% हमारे विद्युत उद्योगों में, इलेक्ट्रिकल सामग्रियों में 80% इंसुलेशन का काम माइका से ही होता है। और यह माइका अभ्रक से ही तैयार होता है, यानी हिंदी में इसको अभ्रक कहते हैं, इंग्लिश में माइका कहते हैं। और आप ये जानकर बहुत खुश हो जाएंगे कि ये माइका पहले हमारे बिहार में ही था, और विभाजित बिहार में, अब ये झारखंड में चला गया।
तो झारखंड का जो सिंहभूम और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों सब काफी ज्यादा मात्रा में माइका का उत्पादन करता है। और माइका का इतना ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे कारण है कि इसको हम पेस्ट के रूप में, इसको पाउडर के रूप में, ठीक है, लिक्विड के रूप में, कई रूपों में, ठोस सॉलिड का स्ट्रक्चर हो, लिक्विड का स्ट्रक्चर हो, या फिर बारीक पाउडर जैसा स्ट्रक्चर हो, सभी में हम इसका इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग कर लेते हैं और यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हर परिस्थिति में देता है। इस वजह से यह बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो आप ये समझ चुके हैं साथियों कि हम बॉन्डिंग मटेरियल के रूप में, इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में फाइबर ग्लास, टेप और माइका का सबसे ज्यादा प्रयोग आजकल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये भी ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और यांत्रिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये दोनों स्ट्रांग रहना चाहिए। तो हमारी जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो पैकिंग स्ट्रिप है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपके बीच अगला प्रश्न ये रहा, उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में, छात्रों उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में क्या प्रयुक्त किया जाता है, खास करके कितने से ऊपर के लिए, 33 किलो वोल्ट से ऊपर के लिए। ठीक है, जब हम ओवरहेड ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज पर तो आपको वहां पर कई सारे इंसुलेटर दिखते होंगे। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि इंसुलेटर का काम क्या है। इंसुलेटर का काम है साथियों, आपकी जो ओवरहेड कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है इसका अर्थ के साथ, ठीक है ना, इसका अर्थ के साथ संपर्क नहीं होने देना। इसका क्या नहीं होने देना, अर्थ के साथ संपर्क नहीं होने देना। क्योंकि यदि अर्थ के साथ संपर्क हो जाएगा तो ये मेरी लाइन है और ये ग्राउंड है, लाइन और ग्राउंड के बीच में फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगी और वह फॉल्ट एलजी फॉल्ट कहलाती है। जैसा मैं बता चुका हूं, तो एलजी फॉल्ट 70% हमारे ओवरहेड लाइन में होती है, जिसके कारण ओवरहेड लाइन में नुकसान हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम कभी भी ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं। अब कई तरह के इंसुलेटर हैं, ये सब आपको हम पावर सिस्टम पढ़ाने के दौरान बताएंगे, लेकिन यहां पर जो चर्चा चल रही है वो चल रही है कि 33 किलो वोल्ट से ऊपर कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे। तो ये आप फिगर देख रहे हैं, हमारा टावर है और टावर से आपका क्या जुड़ा हुआ है, पावर कंडक्टर। ये आपकी क्या है, पावर कंडक्टर है, पावर कंडक्टर है। इसको पावर कंडक्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे होकर हाई वोल्टेज पास कर रही है। लगभग आप मान के चलिए 400 किलो वोल्ट की यह लाइन है। ठीक है, तो आपकी जो ये इंसुलेटर यहाँ लगी हुई है ये लटकी हुई है, यानी इसके ऊपर भी यहाँ क्या है, स्टील का रॉड है, इसके नीचे भी एक रॉड जैसा है और उसके बीच में ये देखिए छल्ले के रूप में क्या है, लटका हुआ है। तो लटकने का ही इंग्लिश में रूपांतरण है सस्पेंशन। तो इसको लटकने के स्थिति में जो यह रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। और इसमें कई डिस्क लगे हुए हैं, 1 2 3 4, अगर आप गिनती करेंगे तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कई सारे डिस्क आपके लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे जो डिस्क लगे हैं इस वजह से इसका नाम सस्पेंशन है। और सस्पेंशन इंसुलेटर का जो क्षमता होती है यह 11 किलो वोल्ट से लेकर 765 किलो वोल्ट के लिए उपयुक्त होती है। कहां से कहां तक के लिए, 11 किलो वोल्ट से लेके 765 केवी के लिए। और 765 केवी के लिए जब होती है तो यानी 33 केवी से क्या हो गया, यह ऊपर हो गया, 33 केवी से ऊपर हो गया। ठीक है, और लटके होने के कारण इसको सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। और यह सीरीज में लटका होता है, दोनों तरफ मेटल का लिंक लगा होता है और इसके भीतर डिस्क होते हैं। इसका जो एक डिस्क होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका एक डिस्क 11 केवी का होता है। इसका एक डिस्क कितने का होता है, 11 केवी का होता है। युवा साथियों, पिन टाइप का जो हमारा इंसुलेटर है वह 11 केवी तक के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सस्पेंशन टाइप के बारे में भी बताया, 11 से 765। ठीक है, स्ट्रेन इंसुलेटर भी जो है यह 33 तक हम लोग यूज करते हैं, उससे ऊपर नहीं करते हैं। तो आपका प्रश्न था 33 से ऊपर कौन सा होता है, तो अब आप समझ चुके हैं साथियों, 33 से ऊपर हमारा सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर होता है। कौन सा होता है इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर होता है। और आज का आखिरी सवाल आपके बीच है और फिर हम अगले सीरीज को लेकर हाजिर होंगे जिसमें 20 से लेकर 30 का प्रश्न होगा और यह सिलसिला हमारा चलता रहेगा। और मैं पूरे के पूरे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2018 के प्रश्नों को आपके बीच रखूंगा। ठीक है, अब ये एग्जाम एक्चुअली 4 को हुआ था, 3 को भी हुआ था और फिर आपका 28 को भी हुआ था। तो 3 दिन ये एग्जाम कंडक्ट 2018 में हुई थी। इस वजह से जो प्रश्न है वो अभी मैं 4 तारीख वाले प्रश्नों का डिस्कशन कर रहा हूं। इस वजह से जो युवा साथी हैं
जिनका अलग अलग डेट में परीक्षा हुआ होगा, तो हो सकता है किसी को मैच नहीं कर रहा हो, लेकिन ये सारे ओरिजिनल प्रश्न हैं और वह वहीं से आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ओरिजिनल पेपर से ही मैं यहां लेकर के डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पीपीटी का यूज किया है। छात्रों, जो आपकी लास्ट क्वेश्चन है आज की, वो है आर्मेचर की बाइंडिंग्स। आर्मेचर की बाइंडिंग्स के इंटीग्रेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयोग में लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी आर्मेचर जो है या मोटर के अंदर का वो हिस्सा होता है जो रोटेट करती है, और इसी आर्मेचर में आपका क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, और इसी के कारण जो आपकी बैक ईएमएफ उत्पन्न होती है तो वह रोटर को घुमाने में सक्षम होती है, ठीक है। अगर जनरेटर होता है तो वहां पर ईएमएफ उत्पन्न होता है, अब मोटर है तो वहां बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें जनरेटर में तो इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, अब मोटर में हमें क्या चाहिए साथियों, तो हमें मैकेनिकल मोशन चाहिए, हमें घुमाना है, आपके सिस्टम को, शाफ्ट को घुमाना है या उससे किसी और डिवाइस को जोड़कर घुमाना है। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, तो यहां पर इंटीग्रेशन के लिए हम लोग विद्यार्थी जी बैकिंग वार्निश का यूज करते हैं। जो ऑप्शन डी है आपका बैकिंग वार्निश, इसका प्रयोग करते हैं इंसुलेशन के लिए। और आपको मैं यह जानकारी दे दूं कि जो सबसे बेहतरीन इंटीग्रेशन की विधि है वह ट्रिकलिंग इंटीग्रेशन है। कौन सी इंटीग्रेशन है, ट्रिकलिंग इंटीग्रेशन, ट्रिकलिंग इंटीग्रेशन। ट्रिकलिंग इंटीग्रेशन जो है यानी IMP इंटीग्रेशन, GRATION। तो ट्रिकलिंग इंटीग्रेशन जो है वो सबसे बेहतरीन विधि है आपके आर्मेचर या खास करके हमारे रोटर के लिए। यह जो है ना आपका रोटर या स्टेटर का जो स्लॉट्स होता है या उसकी जो वाइंडिंग्स होती है, उसके स्लॉट्स में जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, तो उस वाइंडिंग को सेट करने के लिए ये सबसे बेहतर विधि मानी जाती है, ठीक है छात्रों। आप जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो ट्रिकलिंग इंटीग्रेशन का सबसे खासियत यह होता है कि जिस पोजीशन पर इसको सेट कर दीजिएगा वह पोजीशन को यह छोड़ता नहीं है, बिल्कुल फिक्स एकदम उसको पकड़ के रख लेता है, ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारा पोजीशन जब फिक्स हो गया, एक बार सेट हो गया, तो अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो। और जब चेंजिंग नहीं होगा तो वह बहुत स्मूथ फंक्शनिंग करेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए हम हमेशा मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स की जो है इफिशियंसी, उसकी दक्षता तब बेहतर मानी जाती है जब उसमें आपको मरम्मत कम करना पड़ता है, और जो है सो वहां कई तरह की जो दिक्कतें आती है, आपको मेंटेनेंस से लेकर समस्याएं आती है। कभी ये खराबी हो गई, कभी इंसुलेशन में प्रॉब्लम हो गया, कभी जो है आपको कंडक्टर मिसमैच हो गया, तो ये सारी दिक्कतों को जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो इसका पोजीशन भी फिक्स होता है, और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसके कंपोनेंट जो हैं वो सभी ऑटो सेटरिंग चक से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, ऑटो सेटरिंग चक से जुड़े होते हैं और पूरी तरह से स्ट्रक्चराइज्ड होते हैं। तो हम आपको अगली कक्षाओं, अगला जो हमारा सीरीज होगा उसमें हम दिखाएंगे भी कि हमारा कंपोनेंट जो है वो किस तरह से है, कैसे उसका अटैचमेंट है, कैसे वो जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें हम आपके बीच रखेंगे। तो आप सभी का सहयोग हमें मिल रहा है, आपसे हमें बहुत प्यार मिल रहा है, और आप इसी प्यार को बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके बीच इन प्रश्नों के सीरीज को लाऊंगा, और साथ ही साथ हमारा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो नया बैच है वो फाउंडेशन बैच भी आरंभ हो चुका है, और जो आपकी मास्टर बैच है वो भी आरंभ हो चुकी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों, और बहुत बहुत धन्यवाद।